हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं सिख पे किस तरीके से सिख साम्राज्य के बारे में और सिख पे कैसे अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है पंजाब में। इसके लिए दोस्तों सिख को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, सिख की जो स्थापना हुआ था सिख धर्म का किनके द्वारा, और वहां से लेकर रंजीत सिंह तक पढ़ेंगे, दिलीप सिंह जो कि अंतिम शासक होते हैं पंजाब के, उसके तक पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास डेली दोस्तों 11 बजे अपलोड हो जाता है, ठीक है। 12 बजे दोस्तों बिहार ज्योग्राफी चल रहा है, ठीक है, और बिहार हिस्ट्री कवर हो चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल के वीडियो में देखे थे हम लोग अवध पे किस तरीके से कब्जा हो जाता है अंग्रेज को, ठीक है। और आज के वीडियो में हम देखेंगे सिख के बारे में और पूरा डिटेल पढ़ लेंगे इसमें सिखों के, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिख समुदाय के जो संस्थापक है दोस्तों वो है गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी ने सिख समुदाय की स्थापना किए थे, ठीक है। गुरु नानक देव की बात करें दोस्तों तो 1469 ईस्वी में इनका जन्म होता है, और इनका जो जन्म होता है लाहौर में तलवंडी जो कि अभी पाकिस्तान में है, और इसी को दोस्तों नानकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। ये सिखों का एक पवित्र धर्म स्थल है, और आप लोग को पता होगा कि कुछ दिन पहले एक कॉरिडोर बना है जिसके तहत नानकाना साहिब भारत से कुछ जो दर्शन करने के लिए वहां भेजा जाता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि ननकाना साहिब कहाँ पे है तो पाकिस्तान में है। यहाँ पे क्या हुआ था तो सिख के जो पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, ठीक है, उनका जन्म स्थान है ननकाना साहिब या फिर तलवंडी, पाकिस्तान में है। ये लाहौर के अंदर पड़ता है, ठीक है। चलिए, ये सिख संप्रदाय के क्या थे दोस्तों तो संस्थापक थे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे तो गुरु नानक देव, ठीक है। और वहीं पूछा जाए कि नानकाना साहिब जो है दोस्तों एक पवित्र स्थल है सिखों का, उसका संबंध किस गुरु के साथ है तो गुरु नानक देव जी का ये जन्म स्थान है, ठीक है। बाबर और हुमायूं के ये समकालीन माने जाते हैं, ठीक है। बाबर और हुमायूं के समय ही ये थे, तो समकालीन का मतलब हुआ कि सेम काल में दोनों प्रेजेंट थे। बाबर और हुमायूं दोनों के समय में गुरु नानक देव थे, ठीक है, समकालीन थे। लंगर और संगत सभा की स्थापना की। लंगर और संगत सभा की स्थापना गुरु नानक देव के द्वारा किया गया था। लंगर का मतलब होता है फ्री में भोजन कराना। अगर आप लोग गुरुद्वारा में जाते होंगे तो देखते होंगे वहां पे दोस्तों फ्री में लंगर कराया जाता है, मतलब भोजन कराया जाता है, और इसको ये लोग शुरू से स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं। ये इनकी शुरुआत जो है दोस्तों गुरु नानक देव जी के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। और संगत सभा की भी स्थापना गुरु नानक देव के द्वारा, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा, लंगर और संगत सभा की स्थापना किसके द्वारा तो गुरु नानक देव जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये सिखों के पहले गुरु थे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे गुरु अंगद के बारे में। 1539 में ये गुरु नानक देव जी के बाद दूसरे बनते आते हैं क्या सिख गुरु। तो पूछा जाता है कि दूसरा सिख गुरु कौन बने थे तो गुरु अंगद बने थे। इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान में रखना है, आपको क्रम दे दिया जाता है कि इनके बाद कौन गुरु बने थे, तीसरे कौन थे, चौथे कम थे। तो आपको 10 गुरु जो है सिखों के उसको आपको क्रम से याद होना चाहिए। कई बार क्रम में इसे सजाने को दे दिया जाता है, ठीक है। तो गुरु अंगद जी जो है दोस्तों ये दूसरे सिख गुरु थे, ठीक है, दूसरे सिख गुरु थे। और इनके बारे में एक याद रखना है कि इन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। गुरुमुखी लिपि जो है दोस्तों पंजाबी की लिपि है, जैसे हमारा देवनागरी है वैसे पंजाब का क्या है पंजाबी लैंग्वेज जो है उसका है गुरुमुखी। और इस लिपि के जो जनक माने जाते हैं वो गुरु अंगद माने जाते हैं, ठीक है। गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि के जनक माने जाते हैं, ठीक है। चलिए, अगला जो है गुरु अमरदास। गुरु अमरदास ये दोस्तों 1552 ईस्वी में सिखों के तीसरे गुरु बनते हैं। तो अगर पूछा जाए सिखों के तीसरे गुरु कौन थे तो सिख के तीसरे गुरु जो थे दोस्तों गुरु अमरदास जी थे, ठीक है। इन्होंने दोस्तों एक विवाह पद्धति की शुरुआत की, उसका नाम है दोस्तों लवन। लमन जो है एक क्या है तो विवाह पद्धति है जो कि पंजाबियों में चलता है, ठीक है। उसके बाद अकबर द्वारा इनकी बेटी बीबी भानी जो है दोस्तों ये बेटी रहती है गुरु अमरदास की, और इनको कई गांव दान में मिलता है अकबर के द्वारा, ठीक है। तो पूछा जाए कि अकबर किसे जमीन दान में दिया था या गांव दान में दिया था तो बीबी भानी को, और बीबी भानी जो थे वो तीसरे गुरु अमरदास की पुत्री थे, ठीक है। और यही दोस्तों इसी गांव
पे अमृतसर पहले जलाशय का निर्माण होता है, फिर शहर का स्थापना होता है अमृतसर शहर का, आगे हम लोग देखेंगे। और हरमिंदर साहिब जो स्वर्ण मंदिर है वो भी बनाया जाता है किस तरीके से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों गुरु रामदास जी के बारे में। गुरु रामदास जी 1574 ईस्वी में सिखों के चौथे गुरु बनते हैं, सिखों के चौथे गुरु बन जाते हैं। कौन? तो गुरु रामदास जी। और गुरु रामदास जी कोई और नहीं थे दोस्तों, ये अमरदास जी के दामाद थे, ठीक है। जो तीसरे गुरु है उसके अमरदास उनके दामाद थे गुरु रामदास। और यहीं से दोस्तों ये वंशावली के आधार पे सिख भी चलने लग जाता है, ठीक है। अकबर से प्राप्त जमीन पर अमृतसर शहर का निर्माण करवाते हैं। गुरु रामदास के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अमृतसर शहर की स्थापना और अमृतसर शहर में जो जलाशय है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। तो अगर आप लोग गोल्डन टेम्पल देखे होंगे अमृतसर का तो देखे होंगे उसके चारों तरफ क्या है, एक पानी का जलाशय है और बीच में हरमिंदर साहिब जो स्वर्ण मंदिर है वो बनाया गया है। तो यही वो जलाशय है दोस्तों जिसे गुरु रामदास जी के द्वारा बनाया गया था। और ये जमीन जो है किससे प्राप्त था, तो अकबर के द्वारा दिया गया था। पीछे देखे थे बीबी भानी को दिया गया था। और अमृतसर शहर की भी स्थापना करते हैं। तो दोनों पूछे या फिर अमृतसर शहर पूछे या अमृतसर जलाशय पूछे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ जलाशय होगा, अमृतसर शहर नहीं, अमृतसर जलाशय। अमृतसर जलाशय पूछे या फिर अमृतसर शहर पूछे, दोनों का स्थापना जो किया गया था किसके द्वारा, तो गुरु रामदास जी के द्वारा किया गया था, ठीक है, गुरु रामदास जी के द्वारा। चलिए आगे है दोस्तों गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जी ये 1581 ईस्वी में सिखों के 5वें गुरु बनते हैं, सिखों के 5वें गुरु, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे। तो गुरु अर्जुन देव जी जो थे दोस्तों सिखों के 5वें गुरु थे। और इन्होंने दोस्तों आदि ग्रंथ का संकलन किया था, आदि ग्रंथ का संकलन किए थे। आदि ग्रंथ में क्या था, तो इसमें दोस्तों गुरु नानक देव जो कि प्रथम गुरु रहते हैं सिखों के, इसमें उनके द्वारा चलाई गई प्रथा को और उनकी गीतों को क्या किया गया था, संकलित किया गया था। तो पूछा जाए कि आदि ग्रंथ में क्या संकलित है, तो गुरु नानक देव जी के द्वारा चलाए गए प्रथा और गीत जो है दोस्तों वो संकलित है किसमें, आदि ग्रंथ में। और आदि ग्रंथ का जो संकलन किया गया था किसके द्वारा, तो 5वें गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा, ठीक है। यहां तक आप लोग को आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों अमृतसर जलाशय के बीच में हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाते हैं, ठीक है। अब देखो जलाशय का निर्माण करा देते हैं अमरदास के द्वारा, यहाँ हुआ था, आप लोग देखे थे, गुरु अमरदास के दामाद गुरु रामदास के द्वारा, ठीक है। अमृतसर जलाशय का निर्माण करते हैं और अमृतसर शहर की स्थापना कर देते हैं। उसके बाद जो 5वें गुरु आते हैं अर्जुन देव जी, वो क्या करते हैं, जलाशय के बीच में एक स्वर्ण मंदिर का निर्माण कर देते हैं जिसका नाम है हरमिंदर साहिब या फिर स्वर्ण मंदिर के नाम से इनको जाना जाता है। और अगर आप लोग अमृतसर गए होंगे तो वहाँ पर जरूर जाइएगा, काफ़ी दर्शनीय और बहुत ही सुंदर लगता है। और खासकर रात में जब जाएंगे तो उसकी सुंदरता काफ़ी अद्भुत लगती है, ठीक है। तो ये अमृतसर में है, ठीक है। चलिए, मुगल राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा मृत्यु दंड दे दिया जाता है गुरु अर्जुन देव की, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कौन से सिख गुरु थे जिसे अंग्रेज मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था, तो वो है दोस्तों गुरु अर्जुन देव, ठीक है। अर्जुन देव जी को जहांगीर के द्वारा मृत्यु दंड दे दिया गया था। और इसका कारण क्या था, तो मुगल राजकुमार जो है दोस्तों मुगल राजकुमार खुसरो ये दोस्तों जहांगीर का पुत्र होता है और ये जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है। और विद्रोह करने के बाद जब इस जहांगीर कार्रवाई करने का सोचता है तो ये भाग के क्या कर जाता है, पंजाब आ जाता है और यहाँ पे गुरु अर्जुन देव के पास शरण ले लेता है। इसके बाद शरण लेने के कारण ही दोस्तों जहांगीर अर्जुन देव से भी गुस्सा हो जाते हैं और वो अर्जुन देव जी को मृत्यु दंड की सजा देते हैं, ठीक है। तो ये थी गुरु अर्जुन देव। अब पढ़ेंगे गुरु हरगोविंद सिंह जी के बारे में। गुरु हरगोविंद ये जो 1606 ईस्वी में सिख के 6ठे गुरु बनते हैं। तो सिख के 6ठे गुरु कौन थे सिखों के, तो गुरु हरगोविंद, ठीक है। आपको याद होना चाहिए, क्रम में बिल्कुल याद होना चाहिए क्योंकि कई बार आपको सजाने को मिल जाता है, ठीक है। तो इनके बारे में बात करें तो इन्होंने अकाल तख्त ईश्वर का सिंहासन का स्थापना किया था। ये अमृतसर में है दोस्तों। अकाल तख्त की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो गुरु हरगोविंद जी के द्वारा। और ये भी दोस्तों हरमिंदर साहिब मंदिर के अंदर में ही है, प्रांगण में ही अकाल तख्त
जो है, और ये इसे दोस्तों ईश्वर का सिंहासन भी बोला जाता है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो किया गया था गुरु हरगोविंद जी के द्वारा, ठीक है। गुरु हरगोविंद जो है दोस्तों 2 तलवार बांधकर रखते थे, 2 तलवार बांधकर रखते थे। आप लोग जानते हैं कि गुरु अर्जुन देव की मृत्यु करवा देते हैं जागीर। उसके बाद दोस्तों सिख क्या करते हैं, अपने आप को सैनिक के रूप में संगठित करने लगते हैं, अपने आप को लड़ाकू समुदाय के रूप में संगठित करने लगते हैं, ठीक है। तो इसी कारण दोस्तों गुरु हरगोविंद जो है दोस्तों 2 तलवार बांध के रखते थे अपने पास, और सिखों को एक लड़ाकू समुदाय में संगठित करना शुरू कर देते हैं। यहीं से दोस्तों लड़ाकू समुदाय के रूप में संगठित करना शुरू कर देते हैं सिखों को, ठीक है। और इसका श्रेय जाता है सर्वप्रथम गुरु हरगोविंद को, ठीक है, लड़ाकू समुदाय के रूप में। अब अगले हैं दोस्तों गुरु हरराय। गुरु हरराय के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, ये 7वें गुरु थे, बस आप इसके कर्म याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगले हैं दोस्तों गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन ये 8वें गुरु थे सिखों के, और इसके बारे में केवल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मृत्यु, इनकी जो मृत्यु हो गई थी वो चेचक से हो गई थी। तो पूछा जाता है कौन से सिख गुरु थे जिसकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। तो गुरु हरकिशन की जो मृत्यु हो जाती है वो चेचक नामक रोग से। उस समय चेचक जो है दोस्तों काफ़ी भयावह होता था, और इसके कारण दोस्तों गुरु हरकिशन जी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। गुरु हरकिशन जी के बाद जो गुरु बनते हैं वो है गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर दोस्तों ये 9वें गुरु होते हैं सिखों के, और सिखों के 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर, ठीक है। इस्लाम न स्वीकारने के कारण औरंगजेब के द्वारा इसे भी मृत्युदंड दे दिया जाता है। तो पूछे औरंगजेब के द्वारा कौन से सिख गुरु को मृत्युदंड दिया गया था, तो गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु जो थे सिख के उनको, और कब, तो 1675 ईस्वी में, 1675 ईस्वी में ये ईस्वी पूछा जाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे कि औरंगजेब ने कब गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी, तो 1675 ईस्वी में, ठीक है। और इसका कारण क्या था, तो इस्लाम धर्म न स्वीकारने के कारण, ठीक है। चलिए अगले जो है दोस्तों, और ये सिखों के अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह इनका जन्म दोस्तों बिहार में ही पटना में हुआ था, और बिहार को ये काफ़ी अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ये सिखों के जो अंतिम गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म ये जो हो जाता है कहाँ पे, तो पटना में। सिखों के 10वें गुरु थे ये, सिखों के 10वें गुरु, और 1675 ईस्वी में ये गुरु बने थे, और इन्हें दोस्तों अंतिम गुरु माना जाता है, ठीक है। सिखों के अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु और अंतिम गुरु। सिखों में टोटल 10 गुरु ही होते हैं, ठीक है। इन्होंने दोस्तों स्वयं को एक सच्चा पातशाह कहा था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से सिख गुरु जो कि अपने आप को सच्चा पातशाह बोलते थे, तो गुरु गोविंद सिंह जो है दोस्तों खुद को सच्चा पातशाह बोलते थे। उसके बाद दोस्तों पाहुली प्रणाली की शुरुआत करते हैं। पाहुली प्रणाली की शुरुआत पूछा जाए किनके द्वारा किया गया था, तो ये गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। पाहुली प्रणाली की शुरुआत, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि पाहुली प्रणाली जो थी गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा चलाया गया था वो क्या थी, ठीक है। पाहुली प्रणाली क्या है इसके बारे में आप लोग सर्च करेंगे और एक कमेंट करेंगे। ये आप लोग का ये टास्क हुआ, आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए आगे देखते हैं। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की जाती है। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा, तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की जाती है। कब, तो 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। और उन्होंने दोस्तों 5 ककार अनिवार्य किए थे सिखों के लिए, 5 ककार। और आप लोग सिखों को देखे होंगे तो दोस्तों 5 ककार थे। केस, सिखों को एक केस रखना अनिवार्य कर दिया गया। साथ ही उन्हें कंघा रखा जाता है। अगर आप लोग किसी सिख दोस्त होंगे तो आप लोग देखेंगे कि वो लोग बाल में एक छोटा सा कंघा लगा के रखते हैं, ठीक है। साथ ही दोस्तों एक कृपान रखने की अनिवार्य हो गई है। तो आप लोग देखें उन लोग के पास एक छोटा सा कृपान होता है। और कच्छा पहनना और करा पहनना, हाथ में करा पहनना, ये सारा दोस्तों अनिवार्य कर दिया गया था सिखों के लिए। किसके द्वारा, तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। और इसे ही दोस्तों 5 ककार बोला जाता है, केस, कंघा, कृपान, कच्छा और करा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बात करें तो उनकी 2 रचना है, एक है कृष्णा अवतार और दूसरा है जफरनामा। तो क्वेश्चन ये दोनों पूछा जाता है, और खासकर जफरनामा बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि जफरनामा किसकी रचना है, तो जफरनामा जो है गुरु गोविंद सिंह जी की रचना है। तो गुरु गोविंद सिंह की 2 रचना, कृष्णा अवतार और जफरनामा, दोनों आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसकी बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जी को एक आत्मकथा भी है, तो वो है दोस्तों विचित्र नाटक। विचित्र नाटक जो है दोस्तों ये आत्मकथा है गुरु गोविंद सिंह जी के, ठीक है। तो अगर पूछा जाए गुरु गोविंद सिंह जी की आत्मकथा कौन से है, तो इसकी जो आत्मकथा है विचित्र नाटक। क्या नाम है इसका, तो विचित्र नाटक।
अब दोस्तों 1708 ईस्वी में क्या होता है, तो 1708 ईस्वी में नादेर जो कि महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां पे गुलखा नामक पठान के द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी की क्या होती है, हत्या कर दी जाती है। कहाँ पे, तो देखिए ये हत्या कर दी जाती है, पठान थे गुरु गुलखा और इनके द्वारा हत्या कर दिया जाता है। कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र के नादेर में। उसके बाद दोस्तों बात करें तो इनके काल में ही दोस्तों गुरु पद की समाप्ति हो जाती है। गुरु गोविंद सिंह जो थे 10वें गुरु थे और इनके बाद कोई गुरु नहीं बनता है, गुरु पद की समाप्ति कर दी जाती है। और जो आदि ग्रंथ था, आदि ग्रंथ, इसे ही दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ बोलते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब को ही दोस्तों गुरु घोषित कर दिया जाता है। जो पुस्तक थी आदि ग्रंथ, उसे ही दोस्तों क्या किया जाता है, गुरु घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। और सब अभी गुरुद्वारा में अगर आप लोग जाएंगे तो ये आपको आदि ग्रंथ ही रखा जाता है और उससे ही गुरु माना जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी के बाद बंदा बहादुर। बंदा बहादुर जो है दोस्तों 1708 ईस्वी में सिखों का नेतृत्व करते हैं। अब ये गुरु नहीं है दोस्तों, ये क्या करते हैं, सिखों का नेतृत्व करते हैं। तो अगर पूछा जाए गुरु गोविंद सिंह जी के मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया था, तो बंदा बहादुर के द्वारा किया गया था, ठीक है। बंदा बहादुर जो है दोस्तों, इनका बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। लक्ष्मण दास इनके बचपन का नाम था और ये जो दोस्तों बेसिकली राजपूत वंश से ताल्लुक रखते थे, ठीक है। तो राजपूत वंश से ताल्लुक रखते थे। लोहगढ़ को राजधानी बनाया किसने, तो बंदा बहादुर। बंदा बहादुर क्या करते हैं, तो लोहगढ़ को राजधानी बनाते हैं। तो सिखों की राजधानी लोहगढ़ किसने बनाया था, तो बंदा बहादुर के द्वारा। किसके द्वारा पूछा जाए तो बंदा बहादुर के द्वारा लोहगढ़ को राजधानी बनाया गया था, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप लोग को आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 1716 ईस्वी में दोस्तों फर्रुखसियार ने इसकी हत्या करवा देते हैं। ये मुगल शासक जो है दोस्तों 3 सिखों को हत्या करवाते हैं। पहले आप लोग देखे ही थे, फिर इधर बंदा बहादुर हो गया, तेग बहादुर हो गया, फिर अर्जुन देव जी हो गए। तीनों को दोस्तों हत्या करवा देता है। तो फर्रुखसियार जो है दोस्तों ये भी मुगल सम्राट होता है, जो कि 1716 ईस्वी में हत्या करवा देता है बंदा बहादुर को, ठीक है। और इसके मृत्यु के बाद क्या होता है, सिख समुदाय कई मिसल में बट जाते हैं। कई मिसल या फिर कई मिसल को टुकड़ा समझ लीजिए, कई टुकड़े में बट जाती है, ठीक है, कई मिसलों में बट जाता है। अब यहीं पे बात करेंगे आगे। 1748 ईस्वी में क्या होता है, कर्पूर सिंह के पहल पर सभी सिख समुदाय दल खालसा में विलीन हो जाते हैं। जो सभी सिख समुदाय होते हैं वो एक दल में विलीन हो जाते हैं और उस दल का नाम होता है दल खालसा। दल खालसा, दल खालसा का जो नेतृत्व करते हैं वो जस्सा सिंह अहलूवालिया। तो पूछा जाता है कि दल खालसा का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो जस्सा सिंह अहलूवालिया के द्वारा। दल खालसा क्या है, सिखों का एक ग्रुप था जो कि एक समुदाय बना कर्पूर सिंह के पहल पे। किसके पहल पे, कर्पूर सिंह के पहल पे। और दल खालसा कब बना था, तो 1748 ईस्वी में, ठीक है। सिखों को कई मिसल, और उसके बाद जस्सा सिंह अहलूवालिया क्या करते हैं, सिखों को कई, फिर से कुछ दिन बाद सिखों को कई मिसलों या टुकड़ों में बांट देते हैं और कुल दोस्तों 12 मिसल में सिख विभाजित होते हैं। तो पूछा जाए कि सिख कितने मिसल में बटे हुए थे, तो 12 मिसल में सिख बटे हुए थे। इसी 12 मिसल में से एक मिसल था दोस्तों, वो था सुकरचकिया मिसल, ठीक है, सुकरचकिया मिसल। और यहीं से दोस्तों रंजीत सिंह जो कि काफ़ी फेमस हुए, रंजीत सिंह जी थे दोस्तों, जो सुकरचकिया मिसल के जो मुखिया थे महासिंह, उनके घर इनका जन्म होता है 2 नवंबर 1780 ईस्वी में, ठीक है। इन्होंने दोस्तों ये महासिंह जी के बाद क्या बनते हैं, शासक बनते हैं सुकरचकिया मिसल के, ठीक है। रंजीत सिंह जी है दोस्तों, ये लाहौर को राजधानी बनाते हैं। लाहौर को वो राजधानी बनाते हैं। वो क्या करते हैं, एक अलग मिसल होता है, 12 मिसल में से ही एक मिसल होता है दोस्तों भंगी मिसल। भंगी मिसल से ये क्या करते हैं, अमृतसर और लाहौर दोनों को छीन लेते हैं, ठीक है। लाहौर और अमृतसर दोनों को छीन लेते हैं और अमृतसर को बना देते हैं दोस्तों धार्मिक राजधानी और लाहौर को बना देते हैं मेन राजधानी, प्रशासनिक राजधानी, ठीक है। इसको आप लोग याद रख सकते हैं कि प्रशासनिक राजधानी अगर पूछा जाए तो लाहौर रंजीत सिंह के समय में, और धार्मिक राजधानी किससे बनाया गया था, तो अमृतसर के द्वारा, ठीक है। और दोनों शहर किससे छीना गया था, तो भंगी मिसल के छीना गया था, ठीक है।
रंजीत सिंह के दौरान दोस्तों एक संधि होती है, अमृतसर की संधि। ये संधि दोस्तों 15 अप्रैल 1809 को होता है। ये संधि दोस्तों अंग्रेज और सिखों के बीच होता है। सिख में रंजीत सिंह जी के बीच होता है। चूंकि दोस्तों अंग्रेज जो है दोस्तों सतलुज नदी, जो कि आप लोग जानते होंगे पंजाब में बहती है, सतलुज नदी के पार तक अंग्रेज पहुंच गए थे और युद्ध होना स्वाभाविक हो जाता है अंग्रेज और रंजीत सिंह के बीच। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, एक संधि होता है जिसे अमृतसर की संधि बोलते हैं। ये अमृतसर में होता है अंग्रेज और रंजीत सिंह के बीच, ठीक है। इसमें अंग्रेज का जो नेतृत्व कर रहे होते हैं अंग्रेजों की तरफ से, वो था चार्ल्स मेडकॉफ। तो पूछा जाता है डायरेक्ट कि अमृतसर की संधि कब हुई थी, तो 1809 ईस्वी में, ठीक है। और ये इस नदी के बाद सतलुज नदी को सीमा मान लिया जाता है और बोला जाता है कि सतलुज नदी के उस साइड तुम रहो और सतलुज नदी के इस साइड हम रहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और है जो आपको याद रखना चाहिए, कोहिनूर हीरा जो है दोस्तों, ये रंजीत सिंह को अहमद शाह अब्दाली के पुत्र शाह शुजा से प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो पूछा जाए, अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगानी थे और ये मराठों के साथ 1741 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था और पानीपत का एक मूवी भी आया था पानीपत, जिसमें आप लोग देखे थे संजय दत्त अहमद शाह अब्दाली का ही रोल किए हुए हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखें तो देख सकते हैं, अच्छी मूवी है। अहमद शाह अब्दाली का रोल करते हैं कौन, संजय दत्त किया हुआ है, ठीक है। तो यही अहमद शाह अब्दाली का पौत्र है शाह शुजा और इसी से प्राप्त करता है कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह, ठीक है। अगला बात करें दोस्तों, वो है खरग सिंह। ये रंजीत सिंह के पुत्र होते हैं और रंजीत सिंह के बाद गद्दी पे बैठते हैं, ठीक है। ये इतने योग्य शासक नहीं होते हैं, जिसके कारण अंग्रेज धीरे धीरे क्या करती है, कब्जा जमाती है। तो देखते हैं पहला आंग्ल सिख युद्ध। अब देखिए सिखों के साथ भी युद्ध शुरू हो जाता है और पहला आंग्ल सिख युद्ध होता है दोस्तों अंग्रेज और सिखों के बीच। ये कब होता है, 1845 से 46 में। तो पूछा जाए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, 45 से 46, 1845 से 46 ईस्वी में, ठीक है। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान अगर पूछा जाए भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग जो है दोस्तों, ये गवर्नर जनरल था और सेना प्रमुख जो था लॉर्ड गफ, ठीक है। लॉर्ड गफ जो है वो सेना प्रमुख था और इसी के नेतृत्व में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है, ठीक है। इस युद्ध में दोस्तों टोटल 5 लड़ाइयां होती है, ठीक है, 5 लड़ाइयां। और इसमें सबसे मेन लड़ाई है दोस्तों वो है सबराओ की लड़ाई। ये दोस्तों निर्णायक लड़ाई सिद्ध हुई थी। तो पूछा जाता है डायरेक्ट कि सबराओ की लड़ाई जो है दोस्तों किस युद्ध में लड़ा गया था, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में लड़ा गया था, ठीक है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में पूछा जाए कि अंग्रेज के नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो लॉर्ड गफ के द्वारा, और गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। उसके बाद प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में 2 संधि हुई है जिसको आपको याद रखना चाहिए और पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। पहला है लाहौर की संधि। लाहौर की संधि दोस्तों मार्च 1846 ईस्वी में हुआ था और भैरेवाल की संधि जो है दोस्तों वो दिसंबर 1846, दोनों 1846 ईस्वी में हुआ था। पहले लाहौर की संधि होती है, फिर भैरेवाल की संधि होती है। मार्च में लाहौर की संधि और भैरेवाल की संधि दिसंबर 1846 में, ठीक है। इस संधि के बाद क्या होता है, देखिए दिलीप सिंह को महाराजा स्वीकार कर लिया जाता है। तो दिलीप सिंह जो कि खरग सिंह के बाद आते हैं, जो पुत्र होते हैं खरग सिंह के, और दिलीप सिंह को दोस्तों महाराजा स्वीकार कर लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों बैटरी लो हो गया लेकिन कोई नहीं, पंजाब में ब्रिटिश रेजिडेंट और सेना को तैनात करना बोला जाता है इस संधि के तहत कि पंजाब में दोस्तों एक ब्रिटिश सेना रहेगी और ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा, ठीक है। मतलब कि तुम राज करोगे लेकिन हमारा सेना रहेगी, मतलब अंग्रेज वहां फुल निगरानी रखने के प्रयास यहीं से शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे कब्जा कर लेते हैं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में सतलुज के दक्षिण क्षेत्र पर अंग्रेज का कब्जा हो जाता है। सतलुज की नदी के दोस्तों दक्षिणी क्षेत्र, अगर ये सतलुज नदी है तो उत्तर में पंजाब वाले साइड पे इधर बोला जाता है दिलीप सिंह जी को कि तुम राज करो, और ये देखिए सतलुज नदी हो गई, और नीचे जो है दोस्तों दक्षिण में अंग्रेजों का क्या होता है, राज हो जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। यहां तक तो चलो मामला संभल गया, बच गए दिलीप सिंह जी। और उसके बाद दोस्तों है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। फिर अंग्रेज क्या करता है, फिर से युद्ध छेड़ देता है। 1848-49 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है मात्र 2 साल बाद, और 1849 ईस्वी में सिख अंतिम रूप से परास्त हो जाते हैं, मतलब सिख को अंतिम रूप से हरा दिया जाता है। और इस समय जो शासनकाल था दोस्तों लॉर्ड डलहौजी का, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि किसके शासनकाल या भारत का गवर्नर जनरल कौन था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में, तो लॉर्ड डलहौजी था। और किसके नेतृत्व में हुआ था, तो चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में हुआ था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है।
उसके बाद बात करें दोस्तों, मार्च 1849 में क्या हुआ, पंजाब अंग्रेजी राज में विलय हो जाता है और कुल मिला के पंजाब को अंग्रेजी राज में विलय कर ही लिया जाता है मार्च 1849 ईस्वी में आके। ठीक है, दिलीप सिंह जी जो है दोस्तों वो अंतिम सिख शासक बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से दिलीप सिंह जी है वो अंतिम शासक बन के रह जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला नाम है दोस्तों मूलराज का युद्ध। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था बुक में देखे थे तो इसको भी नोट कर लिए। मूलराज का युद्ध पूछा गया था कि किस युद्ध के दौरान हुआ था, तो मूलराज का युद्ध जो है दोस्तों द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के से संबंधित है और इसी के दौरान हुआ था। तो पूछा जाए कि मूलराज का युद्ध कब हुआ था, तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध से हुआ था। ठीक है, आज के वीडियो में हमने सिख को पूरा कवर किया स्टार्टिंग से। ठीक है, मिलते हैं कल के वीडियो में और कल के वीडियो में हम मराठा राज को पूरा कवर करेंगे और देखेंगे किस तरीके से मराठा पे अंग्रेजों का क्या होता है, कब्जा हो जाता है। जैसे ही मराठा खत्म हो जाएगा इसके बाद हम धार्मिक आंदोलन जिसमें राजा राम मोहन राय जी के बारे में पढ़ेंगे और विद्यासागर जी, जितने भी धार्मिक आंदोलन और ये सब चीज़ हुआ था उसके बारे में, समाज सुधार वाला। उसके बाद दोस्तों हम 1857 की क्रांति और उसके बाद आज़ादी की लड़ाई कैसे स्टार्ट होती है, कांग्रेस की स्थापना, ये सारा कुछ पढ़ेंगे लास्ट तक। आपको आधुनिक भारत थोड़ा लंबा है भारत का, लेकिन हम लोग लास्ट तक चलेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो देखने को मिलता है हिस्ट्री में वो आधुनिक भारत के इतिहास से ही देखने को मिलता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।